पीसीएम उनको सारा मालूम होगा कि सेल्स को, अगर तुम बैटरीज को, दिस सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। करंट ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ये बैटरी है, दिस सेल एंड दिस इज बैटरी। दूसरी बात, रेटिंग ऑफ ए बल्ब, वो भी देख लेते हैं। जो नॉर्मल फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं उसमें दो चीजें लिखी होती हैं, एक होता है पावर एंड द अदर थिंग इज वोल्टेज। तो अगर तुम इस बल्ब को इस वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो इतना पावर कंज्यूम होता है, ठीक है। एंड द ब्राइटनेस ऑफ अ बल्ब इज ऑलवेज proportional to the power consumed, which is I square R. Hmm. Yes. Yes. So brightness of bulb will be I square R. Hmm. तो इफ टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, उनके वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं। सीरीज में वोल्टेजेस विल बी एडेड अप। लाइक यू कनेक्ट टू सेल्स लाइक दिस, देयर वोल्टेजेस विल बी एडेड अप। इसको V ले लो, तो इट विल बी V प्लस V इक्वल टू V। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, voltages will remain the same. If something is connected in parallel like this with a bulb, net voltage will be V only. Parallel में इसका जो V net voltage होगा, that will be V only. V net would be V. Now you can answer this question. It is MSQ. ये क्या नहीं मैंने क्वेश्चन ये। पेन से कर दिया तुमने, चलो ठीक है। अब तो दोनों डायगोनल इक्वल हैं, ये रेडियस है। हाँ। हम्म। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वोल्टेज V है, ये वोल्टेज V है। हाँ। तो इसके अक्रॉस V वोल्टेज है। इसमें दो वोल्टेजेस सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में वोल्टेज ऐड होते हैं, तो इसका वोल्टेज डबल हो जाएगा। तो जब जब वोल्टेज डबल होगा तो वी कैन यूज दिस ऑल्सो, बिकॉज किसी भी गिवन बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, R इज ए कांस्टेंट इन ऑल द बल्ब्स। तो वोल्टेज डबल हो गया तो इसमें ब्राइटनेस इसकी ब्राइटनेस से ज्यादा होगी। अगर टेक्निकली अगर करेक्ट देखना चाहे तो 4 टाइम्स होगी, बिकॉज पावर इज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड पावर इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। इसका वोल्टेज 2V हो गया, तो 2V का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स। इसकी इंटेंसिटी इसकी 4 टाइम्स है, अगर तुम बिल्कुल करेक्ट जानना चाह रहे हो। अदरवाइज फॉर ए लेमन वी कैन से दैट इसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, ठीक है। इस वाले में क्या हो गया, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका वोल्टेज नेट वोल्टेज V ही होगा। हाँ। अभी रुक जाओ, पहले सारे डिस्कस करते हैं। लास्ट वाले में क्या हो रहा है, लास्ट वाले में दोनों सेल ऑपोजिट कनेक्टेड है, तो नेट वोल्टेज जीरो होगा, इट वोंट ग्लो एट ऑल। हाँ, मतलब दोनों के वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। इसका वोल्टेज उस बैठो लिखो, इसका वी नेट जीरो हो जाएगा। द टू सेल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसका वी नेट जीरो हो गया। तो एस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, P and R की इंटेंसिटी सेम है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। टू बी टेक्निकली करेक्ट, बेसिकली 4 टाइम्स, बिकॉज इंटेंसिटी इज पावर, पावर इज V स्क्वायर बाई R। वोल्टेज जब डबल हो जाएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। हाँ। अब बल्ब इन सर्किट Q and R विल हैव सेम नहीं, अभी देखते हैं। बल्ब इन द सर्किट Q and R हैव सेम इंटेंसिटी। इट्स बेदो सरासर झूठ है, दिस इज रॉन्ग। Bulbs in circuit P and R have the same intensity. तो सेम है, सही है, P and R में सेम है। Bulbs in the circuit Q will be the brightest. Q is the brightest, बता दे 4 टाइम्स इंटेंसिटी है, ये भी करेक्ट है। Bulb in circuit S will not glow, yes, ये भी करेक्ट है। BCD is answer.
सही था तुम्हारा आंसर। सही है। लिख लो BCD। पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं, सीरीज में वोल्टेज ऐड होते हैं। बट अगर सीरीज में तुमने वोल्टेज बैटरी ऑपोजिट अगर, गुड। पैरेलल में सेम रहेगा। सीरीज में उल्टा लगा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, सीरीज में ऐड होता है, वोल्टेज ऐड होते हैं। हाँ, अगर वो सारे के सारे सेम है। अगर इसमें तुम, अगर तीनों दसों सौ हजारों तब भी सेम रहेगा। अगर तीन हो गए तो थ्री और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है। सीरीज में और ज्यादा ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर उल्ट, हाँ। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा होता है। वो अलग चीज है। घर में जो कनेक्शन, तीन वायर हैं सपोज, ठीक है। एक लाइव वायर होता है ना, ग्रीन तो ग्राउंड वाले के लिए होता है, अर्थिंग के लिए होता है। एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव वोल्टेज इसके लिए होता है, तो सब। अब जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरह से होता है। सपोज एक फैन है, तो फैन यहाँ कनेक्टेड है, तो उसका वोल्टेज, सपोज इसका वोल्टेज 220 है, इसका जीरो, तो वोल्टेज में 220 मिल रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा सब कोई बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो उस बल्ब को भी 220 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन हर गैजेट की अपनी अपनी पावर है ना, उसके अकॉर्डिंग वो ग्लो करता है। लेकिन अगर ये सीरीज में होगा, पता है क्या होगा, अगर मैं एक इसको ऑफ कर दिया, सारा बंद हो जाएगा। और पैरेलल में वोल्टेज, हाँ, वोल्टेज भी सेम नहीं मिलेगा तुम्हें। ये हो जाएगा। नहीं, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट पैरेलल। हाँ, वो भी बात है, वही प्रॉब्लम है। करंट सेम आएगी, हमें सेम वोल्टेज चाहिए। तो दैट्स वाई। वो दैट इज सीरीज अगेन, रेसिस्टेंस का सीरीज में होता है। अगर दो बल्ब सपोज कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को दे माइट चेंज। अगर एक की जगह दो बल्ब लगा देता हूँ, तो ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। इफ, हाँ, तुम्हारा सही, BCD आंसर दोनों सही है। सपोज इस वाले में, इफ आई पुट अ बल्ब, एक्स्ट्रा बल्ब, अगर मैं एक्स्ट्रा बल्ब लगा दूंगा तो इसकी ब्राइटनेस, दोनों की ब्राइटनेस इक्वल होगी, और इसके इसके बराबर हो जाएगी। बिकॉज डिवाइड हो गया ना फिर, वोल्टेज डिवाइड हो गया, आधा आधा आ गया। मतलब 2V था, एक V इसमें आ गया, एक V इसमें आ गया। हाँ। नहीं, इसी तो और कम कर दी ना तुमने फिर। और फिर इसमें क्या किया? हाँ, तो फिर सेम होगा, राइट। अगर R में दो बल्ब लगा दिए तो उसकी ब्राइट बहुत, उसकी कम हो जाएगी, बिकॉज अब वोल्टेज तो V है, वो दोनों में डिवाइड होगा फिर। V सेम रहेगा, इसमें V/2 इसमें आ गया, इसमें V/2 आ गया। इंटेंसिटी कम हो गई। ठीक है। हाँ, पैरेलल में अगर तुम 10 सेल भी लगा दोगे, इट विल बी द सेम। नहीं, उसका अलग फंडा है, अगर तुम्हें पता करना है बता देता हूँ। पावर ऑफ ए बल्ब इज V²/R। तो R = V²/P होता है वैसे। जितनी पावर ज्यादा होगी, उसका बल्ब का रेजिस्टेंस उतना कम होता है। इसीलिए सीरीज कनेक्शन में कम पावर का बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करता है। बिकॉज सीरीज में हम क्या करेंगे, I²R से कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक पावर को, बिकॉज सीरीज में आई सेम होता है। हाँ, नहीं नहीं। यस, ये पैरेलल है, ये दोनों सीरीज हैं। डायग्राम बनाओ, लिखो क्वेश्चंस। कैसे? तो करंट, अगर वोल्टेज, वो डिपेंड करता है, अगर वोल्टेज तुम सेम रखते हो। लेकिन अगर तुमने वोल्टेज V रखा और दो बल्ब लगा दिए, तो वोल्टेज डिवाइड हो गया ना। तो वोल्ट भी उस प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो एक बल्ब में क्या किया? नहीं, कम होगा। P इज, बिकॉज पावर ऑफ ए बल्ब इज V²/R। पावर कांस्टेंट है। ठीक है। मैंने एक बल्ब लिया 100 वॉट, वोल्टेज मैंने 220 लेकर होल स्क्वायर कर दिया, 100 वॉट कर दिया, तो उसका आंसर आएगा 484 वॉट। 484 ओम रेसिस्टेंस आ गया। दूसरा मैंने ले लिया 200 ओम का रेसिस्टेंस, बल्ब का रेसिस्टेंस। तो उसकी उसकी जो रेसिस्टेंस आएगा वो आधा हो जाएगी। ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
हाँ ठीक है। गुड। आगे बढ़ो, इसमें फिजिक्स है। नेक्स्ट, इसको ढंग से पढ़ लेना एक बार। तुमने लास्ट ईयर किया हुआ है, कुछ कुछ याद आता है, इन लोगों ने नहीं किया ये। व्हेन फोर, पहले एक बार रीड कर लो प्रॉपरली हो क्या रहा है। हाँ उसमें। ठीक है। बता देता हूँ उसका भी। निफ्ट में आते हैं। कॉम्बिनेशन है ना उसमें, तो कुछ कान आइसोलेट की, बिल्कुल ये वही होगा, हो सकता है ना एंड में एक भी क्वेश्चन मैथ्स का ना है। चलो क्वेश्चन करो अब। पहले पढ़ो और फिर आंसर करो, वरना गर्विता बताएगी बोर्ड पे, सबको एक्सप्लेन करेगी। देख लो एक तो क्वेश्चन को तुम समझो पहले। क्वेश्चन समझ में आ गया। हो ये रहा है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द आर्म्स पी एंड क्यू इन द डायरेक्शन शोन, ये हमें डायरेक्शन दे रखी है बाय एरोज, देन आर एंड एस मूव अवे। अगर तुम उसको ऐसे प्रेस करोगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये पूरा एक अटैचमेंट है। तो जब ये नीचे आए, इसका मूवमेंट बताओ क्या होगा। ऐसा होगा। एंड दिस इज द हिंज, ये पिन है। तो ऑब्वियसली बात है, आर विल मूव अवे, एस विल मूव अवे, तो ये हुआ रहा है। व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड आर एंड एस फॉल बैक इनटू द सेम पोजीशन, ठीक है। विच ऑफ द ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब मैं यहाँ पे इन चीजों को प्लेस करना है, ये मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म, इट शुड कम ओवर हियर, सो इन विच इट विल होल्ड ट्रू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर एन एस फॉल बैक टूवर्ड्स ईच अदर अगेन, मतलब कोलैप्स होना चाहिए वापस से। हाँ बिकॉज इसमें स्प्रिंग एक्शन नहीं है ना। बी वाले में क्या हो रहा है। हम्म। हाँ तो बेसिकली इट इज वर्किंग लाइक ए स्प्रिंग ओनली। जो एक स्प्रिंग वाला एक्शन होता है इसमें आएगा, इस वाले में क्या होगा। इसमें भी स्प्रिंग बैक एक्शन नहीं होगा। व्हाट अबाउट डी। तो स्प्रिंग बैक एक्शन के लिए वी हैव टू हैव बी एंड डी। सो व्हेन यू रिमूव द फोर्स इट शुड फॉल बैक इनटू द सेम पोजीशन। आंसर चेक करो। मतलब ये भी स्प्रिंग की तरह है, अगर देखोगे ना तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, जैसे होता है ना, एक वो होता है जिम वगैरह में होता है, उसको मतलब एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं, ग्रिपर। फिजियोथेरेपिस्ट भी यूज करते हैं। कर लेंगे अभी। बी डी। हम्म।
कौन सा था क्वेश्चन? 39, B&D। 41 पे आ जाओ। Which of the following statements are true about sound? Sound is a wave which is longitudinal in nature. It needs a medium to travel. इतना तुम्हें पता होना चाहिए। साउंड की इंटेंसिटी को किस क्वांटिटी, किस यूनिट में मेजर करते हैं? डेसिबल। वो भी याद होना चाहिए। पिच इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। अगर हायर पिच होती है तो वॉइस श्रिल होती है, फीमेल की वॉइस की फ्रीक्वेंसी पिच ज़्यादा होती है, श्रिल वॉइस होती है। लोअर फ्रीक्वेंसी तो थोड़ा सा कोर्स वॉइस होता है, मेल का जो वॉइस होता है। हायर पिच, दैट इज श्रिल वॉइस, एंड लोअर पिच वुड मीन दैट इट इज, यस, करेक्ट। यस। क्वेश्चन 41 करते हैं अब। स्पीड ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट इन सॉलिड्स। जैसे, जैसे सपोज एक ट्रेन आ रही है, यू कांट सी द ट्रेन, लेकिन अगर तुम ट्रेन और ना तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन अगर तुम जो ट्रैक पे अपना ईयर लगाओगे तो तुम्हें उसमें वाइब्रेशन सुनाई देंगे। तो सॉलिड्स में, मेटल्स में स्पीड ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट। दूसरी बात, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। एंड स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये भी लिख लेना, काम आएगा। तो मेरे को ये बताओ, ह्यूमिड डेज में व्हाट हैपेंस टू स्पीड ऑफ साउंड? मेहिरा, यू हैव साइंस, यस सर। बताओ। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा ह्यूमिड डे में? कम होगी, बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी? स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ ह्यूमिड डे। सर ह्यूमिडिटी के साथ डेंसिटी तो कम हो जाती है ना? कम होती है, बढ़ती है, बताओ। आई थिंक कम होती है। अब मैं किसी नॉन साइंस वाले से पूछता हूँ, तुम्हें बताओ। ये बताइए, बढ़ती हुई पानी भारी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। H2O इज वाटर, 10th क्लास ऑफ साइंस सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना जाएगा? 18। जबकि एयर में प्राइमरीली नाइट्रोजन होता है मैक्सिमम, विच इज 28। या सिंपल सी बात है, जब तुम पानी को उबालते हो तो क्या होता है? वेपर्स, वाटर वेपर्स राइज करती हैं, फॉल करती हैं? व्हेन यू बॉयल वाटर, व्हाट हैपेंस टू द वेपर्स? दे राइज। व्हाई दे राइज? बिकॉज वाटर वेपर्स की डेंसिटी कम है। तो व्हेन इट्स मोर ह्यूमिड, डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, ये याद कर लेना। यस, उल्टा है ना, ये लिखा है मैंने फॉर्मूला। V इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square root of density. On humid day, density will decrease. As a result, speed of sound will increase. Yes, speed of sound. Speed of sound is 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। अब लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्या हो रहा है, बताओ। As you tighten a drum skin, the sound made when you beat it gets lower in pitch. जब तुम टेंशन उसमें बढ़ाते हो, उसको टाइट कर रहे हो स्किन को, तो टेंशन तो बढ़ा रहे हो। जब टेंशन बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? एक और तुम्हें बताता हूँ फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टेंशन के अंडर रूट के, टी इज टेंशन, लिख लो ये भी। तो मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी हैज टू इंक्रीज। वैसे भी तुम देखा होगा, जब वो तबला वगैरह बजाते हैं, तो जब उसको स्किन को टाइट कर देता है ना बिल्कुल, तो उसको टन से ज़्यादा शार्प आवाज आती है। तो पिच हैज़ टू गो अप। वैसे भी फॉर्मूला भी तुमने 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा, साइंस में। ये फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली NV/2L, याद आ रहा है? वंस अपॉन ए टाइम। और V जो होता है, V होता है √T/m। टेंशन, M इज द मास। हाँ, सोनोमीटर वायर किया होगा ना। तो T इज द टेंशन। और गिटार में कितनी स्ट्रिंग्स होती है?
8 स्ट्रिंग वाला गिटार देखा तुमने आज तक? 6 होती हैं। V इज द स्पीड ऑफ साउंड, T इज द टेंशन इन द वायर, और M इज द डेंसिटी ऑफ द वायर। तुमने देखा होगा गिटार में 6 स्ट्रिंग होती हैं। हर स्ट्रिंग का मटेरियल अलग होता है, थिकनेस अलग होती है। दैट इज, हाँ, दैट इज वाई इट गिव्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी और साउंड। उसको टाइट करने का भी होता है, टाइट करने से तुम टेंशन बढ़ाते हो। टेंशन से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। तो V इज प्रोपोर्शन, फ्रिक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट टेंशन, भी याद कर लेना। M इज द मास, M स्मॉल m मास है, N तो, N को छोड़ो, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, छोड़ो उसको। ये याद कर लो सर, V इज स्पीड ऑफ साउंड इन अ वायर विच इज अंडर रूट T बाई M। T is tension in the wire, M is linear mass density, mass per unit length. That is why guitar has all 6 wires of different thickness, different material also, so that you can play the entire song. हाँ, वो इसीलिए होती, टेंशन कम ज्यादा करने के लिए। जब अच्छे कम मार्क्स आते हैं, प्री बोर्ड में अच्छे कम मार्क्स आएंगे तो तुम टेंशन में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पढ़ाई की बढ़ जाएगी। क्यों, मेरा ये होगा ना, जब तक प्री बोर्ड में फेल नहीं होते, पढ़ाई नहीं हो पाती बाहर, फिर तो 1 महीना बहुत है पढ़ने के बोर्ड के लिए। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाओ। हाँ, फिजिक्स पे। हाँ, तुम पता है क्यों रहते हो फिजिक्स से? फिजिक्स को मास्टर करो तुम बाय डूइंग लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। जब तक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो, न्यूमेरिकल करके। और मैं तुम्हें एक और आइडिया दे रहा हूँ, मैंने अभी रिसेंट में ना पिछले 3 साल के ICSE और CBSE के पेपर्स डिस्कस किए हैं। ऑल 3 इयर्स के 22, 23, 24 के पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो वो सारे ना उस पे हैं, चैनल पे हैं, रिसेंट। तुम रिसेंट वो देख लो, उसमें सारे मैंने सिनॉप्सिस दिया चैप्टर का, एंड देन क्वेश्चंस कर दिए पिछले। हाँ, वो तब देख लेना। तो अब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो क्या हो रहा है इसमें, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, ये गलत हो गया। आगे नेक्स्ट पढ़ो। As the water level in the bottle increases, sound made when you blow the over the top of it gets lower in pitch. अब यहाँ पे वो बाकी टेक्निकल कर दिया है। जिन लोगों ने 11th में फिजिक्स पढ़ा है, रेजोनेंस ट्यूब का तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा। नहीं नहीं, वो था विस्कोसिटी वाला। रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है कि पानी भरा होता है, यहाँ पे तुम एक ट्यूनिंग फोक को लाते हो, ट्यूनिंग फोक, वो तो वायर तो अलग है। तो सुनो, इसको ट्यूनिंग फोक को रबर पैड पे हिट करते हैं, वो फिर वाइब्रेट करता है, उसको यहाँ पे लाते हैं। रेजोनेंस में क्या, तो लार्ज साउंड सुनाई देती है तुम्हें। तो होता है कि यहाँ से वेव चलती हैं, साउंड से टकराती हैं, वापस आती हैं, ठीक है। और उन दोनों में सुपर पोजिशन होता है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, इसका फॉर्मूला होता है NV/2L। L इज दिस लेंथ। अब जो मैं फॉर्मूला हटाना चाह रहा था, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। एज द वाटर लेवल इन द बॉटल इंक्रीजेज, जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो L क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब L डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी विल, हाँ, नहीं, डेंसिटी से नहीं करोगे, डेंसिटी तो वायर में आएगा, सोनोमीटर वायर में आएगा। तो एज द वाटर लेवल द बॉटल इंक्रीजेस, ये वाला लेवल बढ़ा, साउंड मेड व्हेन यू ब्लो ओवर द टॉप ऑफ द लोअर इन पिच, तो मतलब इसकी लेंथ कम होगी। इसकी लेंथ कम होगी तो ये गलत हो गया ना फिर तो हायर होना चाहिए पिच, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है। हाँ, एयर कॉलम की तो लेंथ कम हो रही है ना, हमें तो एयर कॉलम, हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है बिकॉज L तो यही होता है। एज द वाटर, नेक्स्ट देखना, एज द वाटर लेवल इन द बॉटल डिक्रीजेज, the sound you made when you tap on the mouth periodically gets lower in pitch। ये क्या है, हाँ, L बढ़ गया ना, L बढ़ा है। हाँ, ये बरोबर है। लास्ट देखो, when you hit a steel plate to make a loud sound and then hold the edge of the plate tightly between your fingers, the sound becomes higher in pitch। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता ना, जैसे प्लेट गिर जाती है कई बार,
कोई घर में सो रहा है, तुम्हें लगता है अरे शोर हो रहा है, एकदम सो पकड़ लेते हो तुम, तो वो तो साउंड तो बंद हो जाती है, उसके वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं। तो आई थिंक सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। तो मतलब टेक्निकली नाव के भी इतनी सारे फॉर्मूले यहाँ पे इसमें यूज हो रहे हैं। लिख लो। डी दे रखा है। अच्छा। नहीं, देख तुम कॉमन सेंस के लिए देखो, कई बार कुछ सामान गिर जाता है, प्लेट वगैरह गिर जाती है, हम एकदम उसको पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, तो फिर तो एकदम साउंड बंद खत्म ही हो जाती है। नहीं, ये तो किया हुआ है। ये कौन सा आंसर सही है आंसर इसका? हम्म। When you hit a steel plate to make a loud sound and then hold the edge of the plate tightly between the fingers. डिबेटेबल है। हम्म। भाई, माय ऑब्जर्वेशन से ऐसा नहीं होगा, बट देखते हैं। व्हाट डू यू से निविया, निविया, कुछ बोलो। मेहरा, एक्सपर्ट सर कमेंट। सर मुझे तो डी वैसे गलत ही लग रहा है। सी इज लाइक द मोस्ट करेक्ट इफ यू लुक एट इट। हाँ। लाइक वो तो सीधा लॉजिक है, उसका पूरा फॉर्मूला भी है, तो इट शुड बी द मोस्ट करेक्ट। वही ना। तो ये जो आंसर तुमने कहाँ से देखा है? अरे बुक में भी जो करेक्टेड आंसर शीट है वो हो सकता है वो ना हो। दो तीन आंसर शीट आती है इनकी, करेक्टेड एंड देन फाइनली करेक्टेड आती है। हाँ। चलो ठीक है सर इसको। वैसे ऐसा क्यों, लाइक पहली बार ठीक नहीं कर सकते थे आंसर की? वो ऐसा होता है जब क्वेश्चन पेपर बनते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट नहीं करते अमंग पीपल, कि आप चेक करके देख लो, वरना तो पूरा पेपर ही आउट हो जाएगा। तो जिस प्रोफेसर ने वो बना दिया, उसका आंसर फिक्स कर दिया, वही आंसर रहता है। फिर एंड में बाकी लोग भी डिस्कस करते हैं जब एक बार पेपर हो जाता है। इसलिए गलतियां रह जाती, इसलिए भी आईआईटी के पेपर में गलतियां होती हैं हर साल। फिर जिस प्रोफेसर ने बनाया है वो, उसको यू कांट सर्कुलेट इट। जे में वैसे होता है, कई बार गलती नहीं, कई सारे लोग मिलके बनाते, लेकिन उसको जो क्वेश्चन जिसने बनाया उसने वो आंसर दे देगा। मतलब ये थोड़ी कि हर चार लोगों से पूछेंगे बताओ इसका आंसर यही होगा, ऐसा नहीं करते, वरना तो पूरा पेपर ही आउट हो जाता है। वो अपने दोस्त को बताएगा, उसे उसका लड़का आईटी दे रहा है, वो उसको बता देगा। तो जस्ट टू कीप्स द सिक्रेसी, ऐसा होता है। इसलिए गलतियां रह जाती हैं। ये तो कैमरा वाला क्वेश्चन आ गया। कैमरा मेरे को बताना है, एक दिन कैमरा कराऊंगा, एक बार तुम एनआईडी से फ्री हो जाओ। हो गया एनआईडी? एनआईडी में कहाँ आएगा कैमरा शैमरा? आई डाउट, उनके बस का नहीं है कैमरा वगैरह देना। चलो करना तो डिस्कस कर लो। कर लेते हैं। ऑल द फोटोग्राफ्स, अब तीनों फोटोग्राफ एक बार तुम देख लो। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ उसका, ठीक है? ऑल द फोटोग्राफ्स आर ऑफ इक्वल एक्सपोजर। इक्वल एक्सपोजर का मतलब ब्राइटनेस। वैसे एक एक्सपोजर ट्रायंगल होता है कैमरा में, एंड विच इज बेसिकली, एक तो होता है इसमें शटर स्पीड होता है, आईएसओ होता है, और अपर्चर होता है। तीन चीजें होती हैं। तो उससे ब्राइटनेस डिसाइड होती है। शटर स्पीड क्या होता है? शटर स्पीड का मतलब होता है कि फॉर हाउ लॉन्ग यू ओपन द शटर ऑफ द कैमरा, ड्यूरेशन। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ द। तो मैं बताता हूँ शटर स्पीड हम हाई और लो कब रखते हैं। जब सपोज किसी फ्लाइंग बर्ड को तुम्हें कैप्चर करना है, ब्राइट इमेज और शार्प इमेज निकालनी है, तो उसके लिए यू हैव टू हैव वेरी हाई शटर स्पीड। अगर झरने से पानी गिर रहा है और उसको तुम्हें कैप्चर करना है, तो यू हैव टू हैव हायर शटर स्पीड। अदरवाइज क्या होगा, जो पानी गिरता हुआ तुम्हें नजर आएगा वो पूरा आइस जमा हुआ नजर आएगा। उतना ही हायर स्पीड, हायर शटर स्पीड होनी चाहिए। हायर शटर स्पीड का मतलब है लेसर ड्यूरेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द शटर। हाँ, राइट। अपर्चर इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द कैमरा।
उतना ही ज्यादा लाइट आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब अपर्चर ज्यादा खुला होता है तो वो पास वाली चीज की ब्राइटनेस को कैच कर लेता है। मतलब जब अपर्चर, हाँ, जब अपर्चर ज्यादा, कांस्टेंट फोकस के लिए अगर अपर्चर ज्यादा है तो क्या होगा, पास वाला ऑब्जेक्ट का फोटो अच्छा आएगा, पीछे वाले का ब्लर हो जाएगा। तो अगर सपोज तुम्हें किसी का बेसिकली पोर्ट्रेट लेना है तो लार्जर अपर्चर होगा, लार्जर अपर्चर होगा। लार्जर अपर्चर से क्या होगा, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। हाँ, जैसे यहाँ पे तुम जरा देखो, ये ब्लर हो गया। नहीं नहीं, होल की वैल्यू बड़ी हो गई। वो उल्टा हो जाता है इसमें। उसको पूरा ही डिस्कस करना पड़ेगा। एफ नंबर जो होता है ना कैमरा का, कैमरे का एफ नंबर बेसिकली ये होता है। एक एन, एन नंबर ऑफ ए कैमरा या एफ नंबर ऑफ कैमरा, पता है क्या होता है? फोकल लेंथ, ये लिख लो एक बार, फोकल लेंथ डिवाइड बाय अपर्चर, ये फॉर्मूला है। एफ नंबर ऑफ ए कैमरा इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय अपर्चर। ये कैमरा डिस्कस कर रहे हैं, कैमरे के कॉन्सेप्ट है। 42। तो फोकल लेंथ बाय अपर्चर मतलब अपर्चर जितना बड़ा होगा, एफ नंबर उतना ही छोटा होता है। दैट इज द थिंग। यस, यस, हाँ, हाँ। ऐसा होता है जब अपर्चर ज्यादा होता है तो ओपनिंग तो ज्यादा खुल गई, उसका एफ नंबर छोटा हो जाता है। और ज्यादा अपर्चर में डेप्थ जो होता है ना, फील्ड की डेप्थ वो कम हो जाती है। मतलब तुम्हें पीछे का ब्लर नजर आएगा, आगे का जो है वो एकदम से तुम्हें शार्प फोटो हो जाएगा। लेकिन इस वाले में जरा देखो, पीछे का भी बिल्कुल शार्प है। इस सिर्फ अपर्चर कम है, इसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाता है। आगे लगा, वहां लगा दो ना। तो a third photograph was taken moving camera. The photographs are in the order of small to large aperture. इस नहीं नहीं, तो सही है। अरे स्मॉल अपर्चर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया ना, पीछे तक का नजर आ रहा है तुम्हें। स्मॉल अपर्चर का मतलब है फील्ड, डेप्थ ऑफ द फील्ड बढ़ जाएगा। नहीं, हायर अपर्चर का मतलब अपर्चर बड़ा है, कैमरा का जो शटर वो है वो बहुत बड़ा खुला है। हाँ, उससे अभी एफ से कभी कंफ्यूज मत करो, वो सही है। उसको अभी मत करो कि उसमें नहीं है एफ नंबर कहीं पे। हाँ, दैट इज, उसमें कुछ और भी फैक्टर आ सकता है, फिर शटर स्पीड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। वो सेकेंडरी, अभी उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा मैं ये बता रहा हूँ। अगर अपर्चर ज्यादा होगा, जैसे मैं अभी एक फोटो लेता हूँ, अपर्चर ज्यादा है तो क्या होगा, पास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एकदम बिल्कुल शार्प नजर आएंगे, बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। मतलब जो फील्ड ऑफ व्यू है, डेप्थ ऑफ द फील्ड है वो कम हो जाता है, सिंपल एज दैट। लास्ट वाले में बताऊं, सारे ही ब्लर हैं। रेड तुम्हें शार्प इसलिए नजर आया बिकॉज रेड कलर हैज मोर इंटेंसिटी। हाँ, नहीं देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है, ये भी ब्लर है। रेड तुम्हें शार्प नजर क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज रेड हैज हाई इंटेंसिटी, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। बट द आइडिया इज वेदर सी इज करेक्ट और नॉट। हाँ, क्यों करेक्ट है? बिकॉज यहाँ पे स्मॉल अपर्चर है, मतलब डेप्थ ऑफ द फील्ड ज्यादा है। अगर मैं स्मॉल अपर्चर से भी फोटो लेता हूँ तो एंड तक मेरे को शार्प फोटो नजर आएगा। ठीक है। अगर हायर द अपर्चर, हायर द ब्लर एंड फील्ड ऑफ व्यू, डेप्थ ऑफ फील्ड कम होता जाता है। ब्लर हो, हाँ, पीछे ब्लर हो जाता है। हाँ, ठीक है। आईएसओ तो बेसिकली फिल्म की क्वालिटी होती है, जो उसमें पीछे फिल्म लगी होती है कैमरे में, सेंसिटिव फिल्म, उसकी वो बेसिकली आईएसओ कहलाता है। तो आईएसओ 100, आईएसओ 200, आईएसओ 500, जैसे आईएसओ बढ़ता जाएगा उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। मतलब
अगर सब दो फिल्म है सपोज, एक है आईएसओ 500 वाली कैमरा की फिल्म, दूसरी आईएसओ 100 है। इसका मतलब जो आईएसओ 500 है इस मोर सेंसिटिव, मतलब अगर कम लाइट भी होगी तब भी ये उसको कैप्चर कर लेगा ब्राइट। हाँ। और आईएसओ अगर कम होगा। हम्म। हाँ करंट सेंसिटिव उसकी ना। हाँ वो ग्रेन्स आ जाते हैं ना फिर उसमें, लेकिन आंसर एक तो ए सही है, सी सही है, एंड द let's discuss. The third photograph was taken with a higher shutter speed compared to the first photograph. हायर, ये हो सकता है, इसीलिए उन्हें एसी और एसीडी दिया है। हायर शटर स्पीड का मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमने इसको ऑन किया। रेड फिर ब्राइट क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। हाँ इट मे बी मे नॉट बी। कैमरा में आई डिस्कस वन 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 डे पूरा। 43 भी कैमरा है। When photographs are taken out in a bright sunny day, brightness बहुत ज्यादा है, there's a possibility of an intense glare appearing on the photograph which can be taken to avoid the glare. Change the angle of the camera, open up the aperture to its maximum. It's हाँ। वेल जब जब इतना ज्यादा ब्राइट है तो वाई डू यू वांट अपर्चर, मोर अपर्चर? हाँ। अटैच लेंस, हुड, हुड लगाने से थोड़ा सा हो सकता है फर्क पड़ेगा ना। यूज पोलराइजिंग फिल्टर, ये भी हो सकता है। पोलराइजिंग फिल्टर से क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स 50%। जैसे विंडशील्ड होती है कार की, विंडशील्ड कार की जो होती है उससे 50% इंटेंसिटी कम हो जाता है। हाँ। हाँ ये होता है। राइट। वैसे तो क्या था पहले ना, तुम्हारे कोर्स में था ये साइंस में। ये पोलराइड है, अगर इसमें से लाइट पास करेगी उसकी इंटेंसिटी 50% हो जाती है। और इसको अगर तुम एक और पोलराइड से पास करो तो और इंटेंसिटी बन जाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये ये पोलराइजिंग के फॉर्मूलेज हैं, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर फर्स्ट पोलराइड से पास करेगी इंटेंसिटी बन जाएगी आई नॉट, 50% हो जाएगी। सेकंड पोलराइड अगर थीटा एंगल पे है तो इंटेंसिटी बन जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। एसिड, ए भी हो सकता है बिकॉज अगर कैमरा बिल्कुल सामने है तो। देखो क्या क्या आंसर चेक करना। हाँ एसिड है, ये लोग एसिड पे चल रहे हैं। हाँ एसिड। कई बार होता है ना सामने लाइट है तो हम पीछे जाके खींचते हैं फोटो, तो कैमरा एंगल भी होगा। यस 56। अथर्व तुम कर रहे हो क्वेश्चंस? सर। निविया तुम क्या कर रही हो? यस सर। तुम कर क्या रही हो पूछना चाह रहा हूँ, क्वेश्चंस कर रही हो?
नो आइडिया। जाओगे तो पता लगेगा तुम्हें, मुझे पता नहीं है इतना। A cube, cuboid and a cone on sphere were developed from an experimental question। देखो क्वेश्चन नहीं। The combined mass of cuboid and the sphere is equivalent to combined mass of the cube and the cone। स्क्वायर। इक्वेशन बनाओ। The combined mass of cuboid and the sphere is equal to cube, right? और क्या दे रखा है आगे? तो सी डी को रिप्लेस कर दो। यस। ठीक है। तुम आती नहीं हो ना क्लास में, तो फिर बड़ा अजीब सा हो जाता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता मेरे। क्या रहा है आंसर बताओ। अब मजाक का बना रहा हूँ। भाई तुम स्पिरिटेड होती जब कुछ करती हो, वरना तो फिर ये वो गूगल कर रहती होती हर समय। आन्या कुछ बोलती नहीं है। कुछ मत करो, छोड़ दो। देखो क्या आ रहा है, स्फीयर प्लस कौन इक्वल टू, ये क्या था, क्यूब था ना, क्यूब प्लस कौन प्लस स्फीयर भी ना, ट्वाइस हो गया ना। हाँ तो वो कट गया ना अब। तो ये आ गया हमारे पास, ये क्यूब आ गया। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब आगे क्या हो रहा है, द मास द स्फीयर वेट 2 किलोग्राम एंड द क्यूबाइड वॉल्यूम 10। स्फीयर वेट 2 किलोग्राम, तो स्फीयर का दे रखा है, तो क्यूब का कितना आ गया, क्यूब आ गया 4 kg। हाँ क्यूब आ गया 4 kg। तो क्यूब का मास 4 kg आने के बाद क्या किया, और सबका मटेरियल सेम है, इसका मतलब क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा इसका डबल। वो भी कर सकते हो, लेकिन उसने मटेरियल तो सेम दे रखा है ना उसने। हाँ डेंसिटी सेम होगी। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया, 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, बिकॉज यार सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम आ गया 125। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या होता है, साइड क्यूब होता है। दैट मीन्स ए क्यूब इज 125, ए बोले तो 5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द क्यूब पता लग चुका है। अब ये बड़ा स्ट्रेंज मटेरियल है, व्हेन एक्सपोज टू एयर व्हाट हैपेंस टू दिस, इसका साइड डबल हो जाता है, तो इसका साइड एयर में आते हो जाएगा 10/10/10 बच जाएगा। तो नाउ द साइड, सारी डायमेंशन सारी डायमेंशन बदल गई, ठीक है, सारी डायमेंशन बदल इंक्रीज होंगी। तो साइड 10 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया अब, 10 क्यूब 1000 आ गया, ठीक है। तो अब जो क्यूब है उसका वॉल्यूम हो गया 1000। जो हमें दे रखा है टैंक, उसका वॉल्यूम कितना है, 50/50 × 50। इसको 1000 से डिवाइड कर दो चुपके से, आंसर आ गया 125। कितने उस टैंक में कितने क्यूब्स आएंगे ये वाले। तो हमने पहले क्यूब का डायमेंशन निकाला, वो डबल हो गया उसका डायमेंशन, और उसका फिर वॉल्यूम निकाल के उसको डिवाइड कर दिया।
ठीक है। उसका मतलब है साइड सारी, सारी साइड ही है ना, सारे डायमेंशन चेंज हो। हाँ वो बेसिकली, वो मतलब क्या होगा, जो स्टूडेंट पहली बार करेगा पहले वो डेंसिटी निकाल लेगा बेचारा। हाँ सिंसियरली फिर उसको मल्टी उसका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा, फिर मास निकालेगा। वो डायरेक्ट ही कर लो, बिकॉज सेम मटेरियल के बने हो ना सब कुछ। ये हो गया, मेरा हो गया। यस सर। अर्ली डिनर तो नहीं है आज? नहीं सर। ओके। 61 मैम ने करा तो नहीं दिया ये वाला? करो ना ये वाला क्वेश्चन, कैसे होगा बताओ। ठीक है, लेकिन वो क्लॉक भी तो रोटेट की है। अभी इसमें टाइम कितना हो रहा है? टाइम क्या है इसका अभी देखो, टाइम क्या हो रहा है इसमें? 140 है ना टाइम अभी। कितने घंटे ऐड कर रहे हैं? 8 आवर्स एंड, राइट, तो कितना हो जाएगा ये? 10:25 ये होना चाहिए टाइम। अब नहीं नहीं, अब उसको घड़ी को भी उसने घुमा दिया ना, तुम्हारी तरह है ना, वो भी उसने घड़ी भी घुमा दी। एंगल, अच्छा एंगल। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं फिर। अगर 10:45 था तो यहाँ होना चाहिए ना उसको, 10:25 मतलब समवेयर हियर, ऐसे होना चाहिए था, 10 एंड 10। तो ये जो है ना ये वाला, इट शुड बी ट्रायंगल। देखो इस ट्रायंगल में दोनों येलो येलो आ रहे हैं, इसमें दोनों रेड है, इसमें रेड एंड येलो है, और इसमें भी रेड एंड येलो है। तो ये द आर एंड शुड बी टुवर्ड्स येलो येलो ट्रायंगल। नोटिस दिस, ये येलो है दोनों। तो येलो येलो दोनों किस साइड में, जहाँ पे आर एंड आ रहा है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना दोनों येलो हैं। हाँ ये दोनों रेड है, ये रेड है येलो है, ये भी रेड एंड येलो है। तो जो आर एंड है ना 10:25 टाइम है, तो आर एंड होना चाहिए येलो येलो वाले ट्रायंगल की तरफ। तो आर एंड येलो वाले ट्रायंगल इसमें नहीं है, आर एंड ये वाला हुआ ना, इसमें रेड रेड है, ये रूल आउट हो गया। डी में है। यस, आन्या आंसर बताएगी। डी। 62 भी मैथ्स के लग रहा है। तुम्हें कर लोगी फिर ये महान है। 1 lakh people of a city, 10% is 1 lakh people. Private vehicle, 50% use the public transportation,
एंड देयर वाज अ डेकेडल, मतलब एक डिकेड में 10% पॉपुलेशन बढ़ गई। ये टोटल पॉपुलेशन है 10 लाख। ठीक है, अब इसमें 10% इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था शॉर्टकट मेथड, अगर कोई चीज 10% बढ़ती है तो उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% इंक्रीज में 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 50% इंक्रीज में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो कितनी हो जाएगी, 11 लाख पॉपुलेशन हो गई। हाँ, तो नाउ द पॉपुलेशन इज 11 लाख। आउट ऑफ 11 लाख पीपल, 5 लाख पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो 5 लाख लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये सारी परसेंटेज में दे रखा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परसेंटेज कैसे निकलेगा, पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये देख, 5 लाख थे। हाँ, 50% थे, 5 लाख थे। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, 10 लाख का 10% था 1 लाख, तो टोटल पॉपुलेशन हो गई 10 लाख। तो 10 लाख की पॉपुलेशन बढ़ाओगे ना तुम 10% से, तो 11 लाख हो गई। 11 लाख में से 5 लाख यूज कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो कितना परसेंटेज हुआ देखो। तो ये आएगा 500/11, मतलब 50% से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही है। तो मतलब ये तो गया काम से, ये भी गया काम से। 500/11 कितना होता है, वही 37 दे रखा है। बहुत घटिया क्वेश्चन था, सारे हट गए। अब बताओ आंसर कौन सा है, वही बचा। ऐसे क्वेश्चन भी आते, सब लोग कर लेंगे ऐसे तो फिर। नहीं। हाँ। अच्छा, वो सर्कल मत बोलो यार, उसको स्फेयर है वो। करा दूंगा, सारे कराऊंगा वो। आई डिस्कस ऑल द पेपर, एक बार तुम गेट फ्री विद एनआईडी। एनआईडी में भी डाउट है। तो सर से पूछ लो ना, सुभाष सर बता देंगे वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर। कौन सी? तो दोनों सही हैं, दोनों सही है। ये वाला करो बक, घर विदा बोर्ड पे करना। ये वही है। थर्मोडायनेमिक्स का लग रहा है ग्राफ। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। हाँ, तो एक्सीलरेट करते सी का आंसर है। टी दे रखा नहीं हो सकता था टी डी तो है ही नहीं। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी मतलब जब गाड़ी गाड़ी रेस्ट पे है रेड लाइट पे तो बढ़ेगी ना वो डी तो, ए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉन्स्टेंट्स भी तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे, यू नीड टू एक्सेलरेट। हाँ, वो तो है ही। इट हैज टू एक्सेलरेट बिकॉज जीरो से कुछ तो जाएगा द मोमेंट इज। कर पाओगे तुम, शॉर्टकट नहीं है कर लेते हो। मेरे को भेज दो, मैं भेज दूंगा दो सॉल्यूशंस को करके। ये परसेंटेज वाला है, इसमें तुम एक बार देख लेना कि जो ऑप्शन दे रखे हैं आर दे इन परसेंटेज और नंबर्स। ओके, तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करो फिर। इसमें यू कैन एलिमिनेट एंड गेट योर आंसर। दिस इज द टोटल नंबर। 10% प्लेड फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट। तो इट शुड बी 10। सब में 10 आ रहा है, कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आगे 18% स्टूडेंट्स, 18% स्टूडेंट प्लेड फुटबॉल एंड 18% फुटबॉल खेल रहे हैं। ओनली फुटबॉल है ना।
while 90 played cricket exclusively. तो 90 अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो ओनली क्रिकेट कितना हो गया? 90/600। हाँ 90 है, तो 90/600 टू 100 परसेंटेज निकाल लेते हैं, बिकॉज सारा आंसर परसेंटेज में है। तो कितना आ रहा है ये? 15%। ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट 15, ओनली क्रिकेट 15। थैंक यू वेरी मच। ये गया। 60 स्टूडेंट प्लेड बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। 60 कितना हो गया? 600 का 10%, दैट इज 10%। तो 10% लोग क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल एंड क्रिकेट का कौन सा हुआ? ये वाला। फुटबॉल एंड क्रिकेट ये वाला होना चाहिए ना। हम्म। ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया, गया। तो अब ए और सी बचा। अगर तुम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हो, टाइम नहीं है तो उसको आंसर करके आना, ठीक है। 66 स्टूडेंट प्लेड हॉकी एक्सक्लूसिवली। तो 66% कितना 66 कितना हो गया 600 का? 11%। तो 11% क्या खेल रहे हैं? एक्सक्लूसिव हॉकी। तो सी भी है बी। अच्छा हाँ, ये आ गया ना, बस। ज- हाँ जरूरत ही नहीं है उसकी। सी आंसर आ गया। आज तुम्हारी दूसरी क्लास भी है, वो मेरे को क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है। अच्छा मैं लीवर वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा मैं, ठीक है। 3 तरह के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सेंटर में क्या है। सेंटर में अगर फुलक्रम है, हिंज जिस पर रोटेट करता है, वो फर्स्ट क्लास लीवर है। अगर सेंटर में लोड है, एफर्ट है सॉरी, तो वो सेकंड क्लास होता है। और थर्ड में होता है एफर्ट। आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास वैसे। एंडिंग द क्लास मिहिरा। Thank you so much, sir.